हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल CBSE ETC क्लासेस 6, 7, 8 पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का हमारा चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम। हर स्कूल्स की बुक में ये चैप्टर नंबर आगे पीछे हो सकता है और कुछ स्कूल्स में पहला चैप्टर्स जो है वो क्रॉप वाला करवाया जा रहा है, लेकिन हम कोल एंड पेट्रोलियम से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि लगभग हर स्कूल के अंदर कोल एंड पेट्रोलियम जो चैप्टर है ये हर स्कूल के अंदर हमारा पीरियोडिक फर्स्ट हो चाहे हमारा जो मिड टर्म सिलेबस होता है उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेंगी इसके अंदर आपको, आप उसको नोट कर रहे होंगे साथ के साथ में, ठीक है। तो कोल एंड पेट्रोलियम को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। अब कोयल और पेट्रोलियम से तो हमारे को कोयला और जो पेट्रोलियम गाड़ी में भरते हुए हमें वही याद आता है कि नहीं, कोयला होगा और ये पेट्रोलियम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसके अंदर हम देखते हैं, तो लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को आज समझना। सबसे पहले दे रखा है वी यूज़ वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम कई प्रकार के मटेरियल का यूज़ करते हैं हमारी बेसिक नीड्स के लिए। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट। इनमें से कुछ चीज़ें जो होती हैं ये हमारे को नेचर से मिल जाती हैं और कुछ चीज़ें जो होती हैं ये हमारे को ह्यूमन एफर्ट्स के बाद मिलती है। इसके बाद हमारे को एक लिस्ट बनाने के लिए कह रखा है जिसके अंदर हमें लिखना है नेचुरल चीज़ों के नाम और मैन मेड चीज़ों के नाम। तो हम अभी एक चीज़ का नाम लिख देते हैं। नेचर से हमारे को एयर मिली है और मैन मेड से हमारे को एयर कंडीशनर मिला है, एसी जो हम घर में लगा के एसी की हवा खा लेते हैं। डज लिस्ट दिस लिस्ट इंक्लूड एयर वाटर सोल एंड मिनरल। क्या इस लिस्ट के अंदर एयर वाटर मिनरल आएंगे? बिल्कुल आएंगे भैया। एयर भी हमारे को नेचर से मिलता है, वाटर भी मिलता है, सोइल भी मिलता है, मिनरल्स भी मिलता है। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे को नेचर से मिलते हैं। सो दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो एक छोटा सा सवाल ये बन जाता है कि पहले ये बताओ कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो हर वो आइटम या फिर ऑल द आइटम्स डैट वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। हर वो चीज़ जो हमारे को नेचर से मिलती हैं वो हमारी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या दे रखा है। कैन एयर वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। पूछ रहा है हमसे क्या जो ये हवा पानी और जो मिट्टी है ये क्या एग्जॉस्ट हो जाएंगे यानी कि ख़त्म हो जाएंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। यू हैव ऑलरेडी स्टडीज अबाउट वाटर इन क्लास 7। आपने क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ रखा है पानी के बारे में। इज़ वाटर इज़ लिमिटेड रिसोर्स। क्या जो पानी है हमारा वो लिमिटेड रिसोर्स है? In the light of availability of various resources in nature, natural resources are can be broadly classified into two kinds। मतलब कि अगर हम इस अकॉर्डिंग देखें कि किसकी कितनी अवेलेबिलिटी है रिसोर्स की नेचर में, इसके बेस पे हमने इनको दो भागों में बांट रखा है। सबसे पहले आता है हमारा इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स एंड देन वी हैव एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। तो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स को देख लेते हैं। दीज रिसोर्स आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटीज़। ये जो रिसोर्स होते हैं ये नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। और ये जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ख़त्म होने वाली नहीं है। एग्जाम्पल के लिए सनलाइट एंड एयर उदाहरण है इनके। हमारे को सूरज से रोशनी मिल रही है ह्यूमन एक्टिविटी से तो ख़त्म हो नहीं पाएगी और हवा भी कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी। ये हमारे इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल है। देन वी हैव एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। फिर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कौन से रिसोर्स होते हैं? द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्स इन नेचर इज़ लिमिटेड। जो ये जो रिसोर्स है हमारे इनकी जो मात्रा है, अमाउंट है, क्वांटिटी है, ये लिमिटेड है मतलब फिक्स्ड है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। मतलब कि ये जो हमारे रिसोर्स हैं ये ख़त्म हो सकते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, मतलब कि लोगों के दैनिक गतिविधियों के कारण ये ख़त्म हो सकते हैं। एंड एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट। इनका एग्जाम्पल है हमारे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। इनके उदाहरण हमें दे रखे हैं। जंगल हो गए। अब लोग घर बनाने के लिए पेड़ पौधे को काटते जा रहे हैं तो जंगल हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं। और वाइल्ड लाइफ की बात करें तो हंटर्स एंड पोचर्स के बारे में आप जानते ही होंगे। हंटिंग वगैरह में हमारे वाइल्ड लाइफ भी ख़त्म होते जा रहे हैं, मिनरल्स भी ख़त्म हो रहे हैं, कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस भी ख़त्म हो रहे हैं। कोल पेट्रोलियम क्या होता है अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कोल पेट्रोलियम के बारे में। आप कोयला रो सोच रहे होंगे, लीजिए आई गया आपका कोल। अब कोल क्या होता है इसी को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा कोल होता है ना, कोल, यू मे हैव सीन कोल और हियर्ड अबाउट इट। It is as hard as stone and is black in color।
कह रहा है कि आपने पहले भी कोयले के बारे में तो सुना, कोल के बारे में सुना होगा या देखा होगा। आप फिगर 3.1 में देख सकते हैं। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन। ये जो होता है, जिस प्रकार हमारा पत्थर कठोर होता है ना, हार्ड होता है, उसी प्रकार से हार्ड होता है, और ये पूरा का पूरा ब्लैक इन कलर होता है, ठीक है। एंड कोक इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। और कोल जो है हमारा, ये एक ऐसा फ्यूल है जिसका यूज़ किया जाता है खाना वाना बनाने में भी, फूड खाना बनाने के लिए। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन्स। कह रखा है कि पहले के समय में इसका यूज़ रेलवे में भी यूज़ किया जाता था, जिससे कि स्टीम निकलती, यानी कि भाप निकलती थी और ट्रेन को चलाया जाता था। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसका यूज़ थर्मल पावर प्लांट में भी किया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। कोल इज़ आल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कोल का यूज़ आज भी कई जगहों पे इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है एज अ फ्यूल, मतलब कि जहाँ कहीं भी आग वगैरह नीड होती है ना, वहाँ पे किया जाता है। अगर आपको इसका देखना है आपके नियर बाय में कहाँ मिलेगा, क्योंकि आजकल हमारे घर में तो एलपीजी आती है, सिलेंडर रखा हुआ, सिलेंडर में आता है गैस। तो आप अपने घर के आसपास देखेंगे, आपके घर के आसपास जो ढाबा वगैरह होते हैं ना, होटल वगैरह छोटे मोटे, वो आज भी जो तंदूरी रोटी बनाते हैं वो कोल की मदद से ही बनाते हैं। नीचे कोयला उनके यहाँ जल रहा होता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा स्टोरी ऑफ कोल। स्टोरी ऑफ कोल पढ़ लेते हैं। अबाउट 300 मिलियन ईयर अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। कह रखा है लगभग 300 मिलियन साल पहले जो हमारा अर्थ है, अर्थ के नीचे डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल हुआ करते थे। इन लो लाइंग वेटलैंड एरिया, नीचे जो हिस्से हैं उनमें, वेटलैंड एरियाज में। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, दीज फॉरेस्ट got buried under the soil. As more soil deposit over them, they were compressed. कह रहा है कि जैसे जैसे समय बीतता गया ना, ये ज़मीन के अंदर धंसते चले गए, बरीड होते चले गए, और जितना ज़्यादा इस पर वो सोइल जबता चला गया, ये उतने ज़्यादा कंप्रेस होते चले गए। द टेम्परेचर आल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। और टेम्परेचर भी बढ़ता चला गया जितनी तेज़ी से ये दबता चला गया, जिस प्रकार से ये दबता गया, मतलब डीपर डीपर जाता गया, सैंक होता रहा, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है उसमें रोज आता रहा, मतलब राइज रोज, टेम्परेचर बढ़ता रहा। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से जो डेड प्लांट है गोट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। जो हमारे डेड प्लांट है ये कन्वर्ट हो गए कोल में। आपसे पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कोल या फिर हिस्ट्री ऑफ कोल, तो आपको ये समझाना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से हमारा कोल बना था, ठीक है। एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, जैसे कि हमारा जो कोयला है इसके अंदर ज़्यादातर मात्रा में कार्बन प्रेजेंट पाया जाता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, द स्लो प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। ये जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम जो हमारी वेजिटेशन, मतलब जो हरियाली है, जो पेड़ पौधे जो खत्म हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, इसका जो कंजर्वेशन होता है बचाना, कन्वर्जन होता है बदलना। मतलब कि जो कन्वर्जन हो रहा है जिससे कि हम कोयले को बनाते हैं, इसी को हम कार्बनाइजेशन भी कहते हैं। सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज आल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। अब ये वेजिटेशन से मिलता है इसलिए हम इसको फॉसिल फ्यूल्स भी कह सकते हैं। अ कोल माइन इज शोन इन फिगर 3.2। फिगर 3.2 हमारी यही है, इसमें हमारे को कोयले की माइन दिखा रखी है। फोटो थोड़ी ब्लर आ रही होगी, ये आपको ये ट्रैक्टर वगैरह खड़ा और ये नीचे खुदाई करके इसमें से कोयला निकाला जाता है। इससे पहले किया था फॉसिल फ्यूल्स वाला, इसको भी हम पढ़ लेते हैं फटाफट से। एज्यूम डैट the tables in the container represent the total availability of exhaustible resources like petroleum, coal, natural resource. Each group may have different consumption. In earlier generation, some groups concerned about the coming generation and left for them. मतलब कि हमारे को इसमें दे रखा था, ये हमने जो छोड़ा ना नीले कलर वाली इस एक्टिविटी में दे रखा था कि आपने इसमें देखा होगा कई सारी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो रही है और इसको हमें बचाना ज़रूरी है आने वाली जनरेशन के लिए। बाकी इसमें कुछ खास साथ दे नहीं रखा है, बस इतना ही समझने के लिए हमारा कि जो भी चीज़ें हैं हमारे को इनको बचा के रखना होगा अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कुछ एग्जॉस्टेबल मतलब ख़त्म होने वाले नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो कि हमारे होने वाले हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। These were formed from the dead remains of living organism, fossils, so these all are known as fossil fuels। ये सारी की सारी चीज़ें जो बनी है हमारी डेड रिमेन से बनी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इसलिए हम इनको फॉसिल्स भी कहते हैं और यही रीज़न है कि इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं
When heated in air, coal burns and produce mainly कार्बन डाइऑक्साइड। जब जो हमारा ये होता है, इसको हीट किया जाता है गर्मी में, जो कोल होता है जलता है और ये सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। कोल इज़ प्रोसेस्ड इन द इंडस्ट्रीज़। कोल जो होता है हमारा, इसको यूज़ किया जाता है, इसको मतलब कि कोल को हम प्रोसेस करते हैं इंडस्ट्री में टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल, तार एंड कोल गैस। कोल का यूज़ करके फैक्ट्रीज़ वगैरह में हम इससे कोक निकालते हैं, कोल तार निकालते हैं और कोल गैस निकालते हैं। अब ये चीज़ें क्या होती हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कोक। कोक क्या होता है? ये हमारी खाने वाली वो पीने वाली कोका कोला नहीं है। इट इज़ अ टफ पोर्स ब्लैक सब्सटेंस। ये मतलब काफ़ी गाढ़ा और काफ़ी मतलब गाढ़ा काले कलर का सब्सटेंस होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये लगभग कह सकते हो प्योर फॉर्म होता है कार्बन का। कोक इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल। कोक जो होता है ना, इसका यूज़ हम करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील के बनाने में एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल, और कई सारे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने मतलब कि निकालने में भी इसका यूज़ किया जाता है। देन वी हैव कोल तार। कोल तार, इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। इट इज़ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेज। कह रखा है कि जो कोल तार होता है ना, काले कलर का गाढ़ा लिक्विड होता है जिसके अंदर से एक अनप्लीजेंट स्मेल मतलब कि जो हमारे को पसंद ना आए ऐसी स्मेल आ रही होती है। एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस, और ये लगभग 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस substance in our daily life industry like synthetic dyes, drugs, explosive perfume, plastic paint, photography मटेरियल, रूफिंग मटेरियल एक्सेट्रा दे रखा है। इसका जो यूज़ होता है काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में एज ए स्टार्टिंग मटेरियल किया जाता है। जैसे कि जो हमारी डेली लाइफ इंडस्ट्री लाइक सिंथेटिक डाई, जो हमारे कपड़ों में कलर वगैरह चढ़ाए जाते हैं, या फिर हमारे जो ड्रग्स या फिर एक्सप्लोजिव वगैरह, इन सब चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है बनाने में। इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन बॉल यूज टू रिपल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। कह रखा है कि नेफ्थलीन बॉल का भी यूज़ किया जाता है रेपल मोथ्स के लिए एंड अदर इंसेक्ट्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार, और कई सारे इंसेक्ट्स भी इससे निकल जाते हैं। These days, bitumen, a petroleum product used in place of coal tar for melting the road। आजकल के समय में ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में मिल जाता है हमारे को इस पर क्वेश्चन। आजकल के समय में बिटोमिन का यूज़ किया जाता है जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसका यूज़ किया जाता है कोल तार की जगह पे फॉर मेल्टिंग द रोड्स बनाने के लिए। जो हमारे जो रोड पे आप देखते हो, रोड पे एक लिक्विड गिराते हैं जिसके ऊपर वो चप्पल वगैरह भी चिपकती है। अगर कभी आपने बनती हुई रोड देखी हो तो काले काले कलर का लिक्विड गिराते हैं, बिटुमेन का आजकल यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर हमारा आता है कोल गैस। अब कोल गैस क्या होता है? कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम कोल से जिसमें हम कोक बना रहे होते हैं, उस प्रोसेस के बीच में जो गैस इवॉल्व हो रही होती है ना, उसी को हम बोलते हैं कोल गैस। ठीक है, फिर आता है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम समझ लेते हैं। पेट्रोलियम, you know that petroleum is used as a fuel in light automobiles such as motorcycle, scooters and car। आप जानते हैं कि पेट्रोल का यूज़ किया जाता है कई सारी जगह पे फ्यूल्स के रूप में, जहाँ से कि हमारी बाइक, स्कूटर वगैरह में डालते हैं हम पेट्रोल को। ठीक है, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। तो अब देखते हैं पेट्रोलियम क्या है। पहले हैवी मोटर व्हीकल लाइक ट्रक, ट्रैक्टर रन ऑन डीजल। अब जितने भी हैवी मोटर व्हीकल होते हैं जैसे कि हमारे ट्रक और ट्रैक्टर, ये डीजल पे चलते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। अब जो हमारे पेट्रोल चाहे हमारा जो ये डीजल है, ये दोनों के दोनों चीज़ें जो ऑब्टेन्ड होती है मतलब जो मिलती है ना हमारे को, वो नेचुरल रिसोर्स से मिलती है जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा एंड ओलियम as it is mined between the rocks under the earth as shown in figure 3.4। देखो हमें दे रखा है जो वर्ड है ना पेट्रोलियम में ये डिराइव किया गया, मतलब लाया गया है दो वर्ड से। पहला वर्ड है हमारा पेट्रा और दूसरा वर्ड है ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है चट्टान यानी रॉक, और ओलियम का मतलब है हमारा तेल। क्योंकि ये जो होता है हमारे को बिटवीन द रॉक अंडर द अर्थ, हमारे को अर्थ के अंदर चट्टानों से हमारे को मिलता है। सोनी फिगर 3.4, फिगर 3.4 में हम देख सकते हैं ये हमारे रिजर्वोयर रॉक हैं, फिर उसके ऊपर रॉक्स एंड ऊपर वेल्स वगैरह खोदे जाते हैं जिसको हम तेल के कुएँ भी कहते हैं। इसके अंदर से हमारे को मिलता है, चट्टानों के बीच में मिलता है। देखो ऑयल हमारे को बीच में मिल रहा है ना, ऊपर गैस है, नीचे रिजर्वोयर रॉक है कुछ यहाँ पे, ये देखिए
यहाँ पे ऑयल मिल रही है ना हमारे को, इसलिए हम इसको पेट्रोलियम कहते हैं। और क्योंकि चट्टानों के अंदर से मिल रहा है, पेट्रा प्लस ओलियम, चट्टानों के बीच में मिलने वाला तेल हमारा पेट्रोलियम कहलाता है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म? क्या आपको पता है कि पेट्रोलियम बना कैसे? पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम जो है ये बना है फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। ये उन ऑर्गेनिज्म से बना है जो समुद्र के अंदर रहते हैं। एज दिस ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। कह रखा है कि जैसे जैसे वो मरते गए और उनकी बॉडी जो है जमीन वो समुद्र के नीचे बॉटम में जाके सेटल होने, मतलब कि वो बैठ गई होगी या रुक गई होगी, द बॉटम ऑफ सी एंड गेट कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, और उसके ऊपर लेयर चढ़ती गई होगी सैंड की, रेत वगैरह और क्ले मिट्टी वगैरह की। ओवर मिलियन ऑफ ईयर, लगभग मिलियन ईयर्स तक, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मतलब इन सारी परिस्थितियों के वजह या फिर इन सारे फैक्टर्स की मदद से जो हमारे और डेड ऑर्गेनिज्म थे ये कन्वर्ट हुए हैं पेट्रोलियम में या फिर नेचुरल गैसेस के अंदर। क्योंकि अगर आप इस फिगर को आप ध्यान से देखोगे तो जहाँ पे हमारे को ये ऑयल मिल रहा है उसके जस्ट ऊपर हमारे को गैस भी मिल रहा है। इसके बाद हमारे को दे रखा है फिगर, इट इज शो डेट डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यू सी द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम गैस इज अबव डेट ऑफ वाटर। आप देख सकते हैं कि जो हमारा गैस वाला है ये पानी से ऊपर है। वाई इज इट सो? फिर ये ऐसा क्यों है? रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर। हमेशा याद रखें कि जो हमारा ऑयल और जो गैस होता है ना ये पानी से, ये लाइटर देन वाटर, पानी से हल्का होता है। एंड डू नॉट मिक्स विद इट, और ये कभी भी पानी में मिलते नहीं हैं। आप कभी भी देख लेना, पानी और तेल कभी नहीं मिल सकता, हवा और पानी भी कभी नहीं मिलता है। अब डिज़ोल्व ऑक्सीजन वो अलग चीज़ है, वो अलग कहानी है। इसके अंदर ये नहीं है कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन तो भैया ऑक्सीजन पानी के अंदर मिला हुआ, ऑक्सीजन तो हमारा गैस होता है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड बाय इन पेंसिल्वानिया यूएसए इन 1859। पहला जो तेल का कुआं खोदा गया था ये इन जगह पे खोदा गया था यूएसए में 1859 में। उसी के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें दे रखी है। हमारा इसमें इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, ऑयल वाज स्ट्रक एट माकूम इन 1867। लगभग 1867 में ऑयल हमारे को माकूम में मिला था, इन आसाम इन इंडिया। ऑयल इज़ फाउंड इन आसाम। इंडिया के अंदर ऑयल सबसे पहले आसाम में पाया गया था, फिर गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। इन जगहों पे हमारे को हमारे इंडिया में ये ऑयल वगैरह मिलते हैं, पेट्रोलियम वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, अब पेट्रोलियम के बाद आता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम जो होता है गाढ़ा ऑयली लिक्विड, तेल वाला लिक्विड होता है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर। इसके अंदर एक है ना, मतलब मन को जो पसंद ना, अनप्लीजेंट बोलते हैं नापसंद वाली चीज़ें, तो अनप्लीजेंट ऑर्डर बोलते हैं खुशबू को या फिर महक को। तो एक अनप्लीजेंट सी गंध, मतलब कह सकते हो नॉर्मल भाषा में गंध सी हमारे को मिलती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा। कह रखा है कि इसके अंदर हमारे को कई सारे कंस्टिट्यूएंट का मिक्सचर मिलता है, जैसे कि हमारा पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा। एंड द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज पेट्रोलियम रिफाइनिंग। वो जो प्रोसेस होता है ना जिसके अंदर हम वेरियस ऑफ फ्रैक्शन से पेट्रोल को अलग करते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफाइनिंग। एंड इट इज़ कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। और ये जो होता है हमारा पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है। ये एक हमारे को किसी जगह की फ़ोटो दिखा रखी है, एक पेट्रोलियम रिफाइनरी है जहाँ पर हमारा पेट्रोल छनता होगा। अब वेरियस कंस्टिट्यूएंट एंड देयर यूज आर गिवन इन टेबल 3.1। टेबल 3.1 पे भी चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें दे रखा है। नेचुरल गैस वाला टॉपिक एक बार पढ़ लेते हैं। नेचुरल गैस वाले टॉपिक में हमें क्या दे रखा है, तो नेचुरल गैस वाले टॉपिक में हमें दे रखा है, नेचुरल गैस वाला भी इंपॉर्टेंट ही है। नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स। नेचुरल गैस जो होता है हमारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स है, बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। क्योंकि ये बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए ट्रांसपोर्ट करना थ्रू द पाइप की सहायता से। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो होता है इसको हाई प्रेशर के अंदर वो किया जाता है,
कंप्रेस्ड के हाई प्रेशर के अंदर स्टोर किया जाता है, जैसे कि हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म पे भी 1 नंबर का क्वेश्चन अक्सर मिल ही जाता है, पीरियोडिक वगैरह में आपको गारंटीड है कि मिल ही जाएगा, लगभग कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा सीएनजी की फुल फॉर्म पे रिलेटेड। तो सीएनजी की फुल फॉर्म याद रखिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। ये सारे गैस कंप्रेस करके रखे जाते हैं। सीएनजी इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड as a fuel for transport vehicle because it is less polluting and it is cleaner fuel। क्या रखा है कि जो हमारा सीएनजी होता है ना, सीएनजी का हमारा पहले यहाँ दे रखा है, सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। सीएनजी का यूज़ किया जाता था पावर जनरेट करने के लिए यानी बिजली बनाने के लिए, एंड नाउ इट इज़ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल। और आज के समय में इसका यूज़ हम एज अ फ्यूल भी करने लगे हैं फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट करने, मतलब गाड़ी को इधर उधर ले जाने के लिए, एज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग, इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। ये लेस पोल्यूशन करता है और इसको हम क्लीनर फ्यूल भी कहते हैं, मतलब कि ये साफ प्रकार का फ्यूल भी है हमारा, ठीक है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज डैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्री। जो मेन एडवांटेज इसका एक दे रखा है हमारे को, ग्रेट एडवांटेज बताया गया है। जो ग्रेट एडवांटेज है सीएनजी का इसका ये है कि ये यूज फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्री वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप। इसका मतलब कि हर जगह यूज़ कर सकते हैं जलाने के लिए, जहाँ कहीं भी हम पाइप वगैरह को पहुँचा पाएंगे, पाइप के जरिए आसानी से पहुँच जाता है। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात, सम पार्ट ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। कई जगह पे ऐसा नेटवर्क भी देखा गया जहाँ पे सीएनजी को पहुँचाया जाता है पाइप वगैरह से, जैसे कि गुजरात के अंदर ये वडोदरा और कुछ पार्ट ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस में भी ये देखा जा सकता है। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। नेचुरल गैस का भी यूज़ किया जाता है स्टार्टिंग मटेरियल के लिए, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बनाने के लिए नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, कई सारे केमिकल और फर्टिलाइजर बनाने में। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया के पास कई प्रकार के, वास्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रकार के, वास्ट वैरायटी में नेचुरल गैस के वो हैं रिजर्व्स पाए जाते हैं इन आवर कंट्री। नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। हमारे इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे को ये त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में भी हमारे को ये देखने को मिल जाते हैं नेचुरल गैस के रिजर्व्स, ठीक है। इसके बाद आता है सम नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड। कुछ नेचुरल रिसोर्स ऐसे भी हैं जो कि लिमिटेड होते हैं। अब इनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। यू हैव बीन स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर सम नेचुरल रिसोर्स आर एग्जिस्टेबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि कुछ जो हमारे नेचुरल रिसोर्स होते हैं ये एग्जॉस्टेबल हैं, जैसे कि हमारे फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट और मिनरल्स हो गए इसके अंदर, ठीक है। यू नो डैट, आप ये जानते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। जो हमारा कोल और जो पेट्रोलियम है ना, ये भी हमारे क्या हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं। It required the dead organism million of year to get converted into this fuel। अब इनको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है। कोल का भी हमने पढ़ा तो मिलियन ईयर्स का वर्ड आया था लगभग 300 मिलियन पहले, और इसमें फिर पेट्रोलियम में भी हमारे को मिलियंस ऑफ ईयर, मतलब सारे फॉसिल फ्यूल जो होते हैं इनको मिलियंस ऑफ ईयर की नीड होती है बनने के लिए। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ हम देखें, द नॉन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर। अब जो भी बचे हुए रिजर्व है ना, मुश्किल से 100 साल के लिए और बचे होंगे। मोर एवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल इज मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। और तो और देखा जाए तो इन फ्यूल्स का जो जलना है ना, ये एक मेजर कारण भी है हमारे एयर पोल्यूशन का। देयर यूज़ इन आल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। इनका जो यूज़ होता है ये भी कहीं ना कहीं लिंक्ड है हमारे ग्लोबल वार्मिंग से भी। ग्लोबल वार्मिंग मतलब हमारे यहाँ तो टेम्परेचर बढ़ा ना, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। बाकी इसके बारे में आप अलग से देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी डैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसका यूज़ तभी करें इन फ्यूल्स का जब हमारे को वाकई में इनकी नीड हो, वैसे हम इनका वेस्ट ना करें। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट। इससे क्या होगा, एक बेटर इन्वायरमेंट हमें मिल सकता है, बेहतर पर्यावरण मिल सकता है, एंड स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और कम रिस्क हो सकता है हमारे को ग्लोबल वार्मिंग का, एंड इनकी जो अवेलेबिलिटी है इसको हम लंबे समय तक बचा सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि 100 साल के लिए बचा हुआ है, अगर हम अभी से भी कम यूज़ कर ले तो कुछ नहीं तो 125 साल या फिर 200 साल, 150 साल तक तो हम इसे बचा ही लेंगे। इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA, ये फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। PCRA का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि पेट्रोलियम रिसर्च कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन या फिर PCRA को एक्सप्लेन करिए। एक नंबर में आ जाता है PCRA डिफाइन करने के लिए, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो इसका है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। कंजर्वेशन का मतलब ही होता है बचाना, तो पेट्रोलियम बचाने वाली कोई रिसर्च एसोसिएशन है उसके बारे में दे रखा है। एडवाइसेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग एंड देयर टिप्स आर।
ये जो पीसीआर है ये एडवाइस करती है लोगों को किस प्रकार आप पेट्रोल डीजल को बचा सकते हैं वाइल ड्राइविंग करते समय, और इनके टिप्स कुछ इस प्रकार से, ये 4 टिप्स हैं। ये 4 टिप्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 4 टिप आपको लगभग, अगर आप किसी और पब्लिशर की बुक भी देखते हैं ना, जैसे कि मैंने भी एनसीईआरटी को ले रखा है, एनसीईआरटी में भी है और कुछ अदर पब्लिशर्स में भी ये दे रखा है। ये 4 पॉइंट क्या है, सबसे पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। मतलब कि एक कांस्टेंट, मतलब एक लगातार है ना, आप एक की स्पीड को यूज़ करें। अगर आप मतलब मान लो 40-50 की स्पीड पे चला तो 40-50 की स्पीड को आप मेंटेन रखो। ये मत करिए कि अचानक से आप 90 पे चले गए गाड़ी को लेके, रोड खाली दिखी और फिर अचानक से आप स्पीड को कम कर रहे हैं। एक मतलब एक वो बना लीजिए, एक एवरेज मान लीजिए कि 40-50 की स्पीड पे चलाना है। इसीलिए देखते होंगे कि जितने भी रोड वगैरह होते हैं ना, हाईवे जैसे आते हैं तो उन पे आ जाता है स्पीड लिमिट, इसमें से इतने में चलाइए, इनसे ना ऊपर कीजिए ना उनसे नीचे कीजिए, उस स्पीड में चलाइए, आपकी गाड़ी भी सही चलेगी और पेट्रोल कम खर्च होगा इसमें, ठीक है। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। अपने गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए जब भी आप कभी ट्रैफिक लाइट पे हो या फिर किसी ऐसे जगह पे हो जहाँ पर आपको वेट करना पड़े। क्योंकि ऐसा होता है कि आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो, आपने गाड़ी चालू कर रखी कि भाई 2 मिनट की तो बात है, 2 मिनट बाद फिर कौन इसमें फिर वो किक मारो या फिर सेल्फ दबाओ फिर चालू करें हम गाड़ी को। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, अपने टायर का प्रेशर भी करेक्ट रखिए, क्योंकि अगर आपका टायर का प्रेशर करेक्ट रहेगा ना तो पेट्रोल आपका बचेगा। अगर टायर का प्रेशर कम रहेगा, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम रहेगा, तो रोड पे उसकी वजह से ही पेट्रोलियम वेस्ट होता है हमारा। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, अपने व्हीकल की है ना रेगुलर मेंटेनेंस वगैरह कराते रहें। इसके बाद एक ये चार्ट है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट हो जाता है। अब इस चार्ट को समझ लेते हैं। ये चार्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह आपको कई जगह पे देखने को मिल जाएंगे। इससे कई सारे फिल इन द ब्लैंक्स बनते हैं, एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है पेट्रोलियम इन लिक्विड फॉर्म, एलपीजी। लिक्विड फॉर्म के अंदर जो हमारे को पेट्रोलियम गैस मिलता है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। इसका यूज़ हम एज अ फ्यूल करते हैं घरों में और इंडस्ट्री में। एलपीजी की फुल फॉर्म भी आ सकती है, वैसे कम आता है, सीएनजी पे ज़्यादा दबाव दिया जाता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, एक लाइन का ही है, आप याद कर सकते हैं। 3 वर्ड याद करने में क्या ही दिक्कत है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक। देन वी हैव पेट्रोल। पेट्रोल क्या होता है? एक मोटर फ्यूल है, मतलब मोटर वाली व्हीकल सारी चलाने में काम आता है। एविएशन फॉल, जो भी चीज़ें हमारी ऊपर उड़ती हैं ना, उन सब में यूज़ किया जाता है। सोलवेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग वाले जो होते हैं वो भी पेट्रोल का यूज़ करते हैं। कैरोसिन, कैरोसिन का कैसे यूज़ होता है? कैरोसिन आपने गांव वगैरह में देखा होगा, फ्यूल फॉर स्टोव्स के लिए यूज़ किया जाता है, लैंप्स वगैरह जलाने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट, और जितने भी जेट एयरक्राफ्ट वगैरह है ना, उनमें कैरोसिन का यूज़ होता है। फिर आया डीजल। डीजल क्या होता है? डीजल फ्यूल्स फॉर हैवी मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये हैवी मोटर व्हीकल जितने भी होते हैं लाइक ट्रक वगैरह, उनमें यूज़ किया जाता है, एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो भी इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है। फिर आया हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ किया जाता है लुब्रिकेशन में। ये गाड़ी वगैरह में होता है, आप किसी मैकेनिक की शॉप वगैरह पे लुब्रिकेटिंग ऑयल देख सकते हैं, लुब्रिकेट करने के लिए काम लाते हैं अपने वो गियर वगैरह को, वो क्या बोलते हैं, बेरिंग वगैरह में लगाने के लिए। फिर आया हमारा पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स का यूज़ होता है हमारा ऑइंटमेंट में, कैंडल्स में, वैसलीन में, एक्सेट्रा में। जो घर में हम वैसलीन यूज़ करते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं पैराफिन वैक्स से बनी होती है। मोमबत्ती वगैरह ये सारी चीज़ें भी पैराफिन वैक्स से बनी है। फिर आया बिटुमेन। बिटुमेन हमने ऊपर ही पढ़ लिया था, इसका यूज़ हम पेंट में करते हैं और रोड सरफेसिंग में भी करने लग गए हैं। पहले कोल तार का यूज़ होता था ज़्यादा मात्रा में, अब लेकिन अब बिटुमेन इसकी जगह पर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको क्लियर होगा। आप चाहे किसी भी स्कूल से हो, कहीं के भी हो, ये चैप्टर में आपको जो भी समझाया गया है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी राइटर की बुक में देख लीजिए, इन्हीं चीज़ों को उन्होंने अपने भाषा में समझा रखा है और कुछ नहीं होता है। अगली वीडियो में होगा तो इसके क्वेश्चन आंसर और कुछ फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी समझेंगे। ये वीडियो पहली है क्लास 8 की, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आप किस भी चीज़ पर चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में।